तो अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखा। हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा कैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटीज़ को समझाया जा सकता है, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को समझाया जा सकता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर समझा। पर वास्तव में इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कुछ कमियां पाई गई। चलिए आइए तो देखते हैं वो कमियां क्या थी। तो हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या लिमिटेशन थे? तो देखिए, सबसे पहली बात कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में केवल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई? डी ऑर्बिटल्स के। पर एस पी जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई। तो मेटल आयन के एस और पी ऑर्बिटल्स का क्या होता है, लिगेंड के पाई ऑर्बिटल्स का क्या होता है, इसके बारे में सीएफटी कुछ भी नहीं बताता। फिर दूसरी बात, हमने ये कहा कि जो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं वो क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग उनका अलग अलग पावर होता है, और इस आधार पर हमने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा कि जो H2O होता है वो OH माइनस से ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि OH माइनस यानी निगेटिव चार्ज रखता है, जबकि हमारा H2O तो कैसा है, आवेशहीन है, एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो ये डाइपोल है और ये निगेटिव चार्ज है, इसके बावजूद भी ये वीक फील्ड लिगेंड होता है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ऐसा क्यों? ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं समझा पाई। ठीक इसी प्रकार आप देखें कि जो CO है उसकी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है, जबकि CO का डायपोल मोमेंट भी कम होता है। तो इनके आपेक्षिक ये इफिशियंसी को, या हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, इसका कोई रीज़न CFT नहीं बता पाती। फिर तीसरी हम देखें तो CFT में मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है वो कैसी मानी गई है? आयोनिक नेचर की, कि ये आयोनिक नेचर का बॉन्ड होता है, मतलब प्योरली आयोनिक होता है। इसमें कोवलेंट नेचर को तो माना ही नहीं गया, है ना। हमने कहा था कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयोनिक होता है। हमने CFT में उसके कोवलेंट नेचर को कोई भी स्थान नहीं दिया। तो अब जब आगे खोज हुई और पता चला कि वास्तव में मेटल और लिगेंड के बीच थोड़ा सा सहसंयोजक नेचर भी होता है, उसका कोवलेंट नेचर भी होता है, तो ये थ्योरी इसके बारे में कोई बात ही नहीं करती। इसके बाद हम देखें कि जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं उनके रेडियल वेव फंक्शन और लिगेंड के वेव फंक्शंस के बीच एक्चुअल में ओवरलैपिंग होती है, पर हमने CFT में ये माना है कि जो लिगेंड होते हैं वो तो सिर्फ पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो ये बस पॉइंट चार्ज क्यों है, क्यों इनमें ओवरलैपिंग जो होना चाहिए वो क्यों नहीं होती है, इसके बारे में CFT कुछ भी नहीं बता पाए। बाद में बहुत सारे मेटल कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा लिए गए और उनके ESR स्पेक्ट्रा से भी पता चला कि जो मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच ओवरलैपिंग होती है, पर CFT इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो CFT है वो ना तो बता पाती है कि मेटल आयन के SP ऑर्बिटल्स का क्या होता है, लिगेंड के पाई ऑर्बिटल्स का क्या होता है, ना तो वो डिफरेंट लिगेंड्स की जो पावर है, स्प्लिटिंग पावर है, वो क्यों किसी की ज़्यादा है, क्यों किसी की कम है, इसके बारे में कोई बात नहीं करती। फिर इसमें माना गया कि मेटल और लिगेंड बॉन्ड प्योर आयोनिक होता है, जबकि कहीं ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं कि इसका कोवेलेंट नेचर होता है।
तो कोवलेंट नेचर के बारे में सीएफटी कोई बात ही नहीं करती। फिर इसमें ये माना गया कि एक्चुअल में जो लिगेंड है पॉइंट चार्ज हैं, जबकि वास्तव में मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स के रेडियल वेव फंक्शन थे उन्हें लिगेंड के वेव फंक्शंस के साथ अतिव्यापन करना चाहिए था, ओवरलैपिंग करनी चाहिए थी, पर इस तरीके की किसी भी ओवरलैपिंग की बात सीएफटी में नहीं की गई। और बाद में कुछ ईएसआर स्पेक्ट्रा लिए गए जब कुछ कॉम्प्लेक्सेस के, तो पता चला कि जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसमें ओवरलैपिंग होती है। तो ये ओवरलैपिंग कहाँ से हुई इसके बारे में सीएफटी कोई बात नहीं करती। और कुछ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी मिले। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो बहुत ही प्रबल अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बैंड की जो उनकी तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में भी सीएफटी कुछ भी नहीं बताती। तो इस तरीके से ये कुछ सीएफटी की लिमिटेशन है। अदरवाइज ये थ्योरी बहुत अच्छी है जो हमारे कॉम्प्लेक्स के बिहेवियर को, उनकी स्टेबिलिटी को, उनके कलर्स को, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीएफटी के बारे में पूरा डिटेल्ड स्टडी की और आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें।